महलों की बेटी का पेड़ की शाखों पर ससुराल। रानी राधिका अपने कमरे की बैल्कनी पर अपनी दासी के साथ खड़ी थी। तभी वहां विशाल नाम का एक गरीब लकड़हारा हाथों में फूलों की टोकरी लिए राजमहल के अंदर आता है और सैनिक को फूल देता है। और तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है। तो ये है इस महल की राजकुमारी जिसके लिए राजकुमार देखा जा रहा है। राजकुमारी सच में कितनी सुंदर है। विशाल फूल देते हुए ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी राजकुमारी की नजर विशाल पर पड़ती है। और जैसे ही राजकुमारी विशाल को देखती है, विशाल अपनी नजर नीचे कर लेता है। दासी, महल में वह व्यक्ति कौन है जो फूल लेकर खड़ा है? महारानी, वह हमारे माली का बेटा है, लकड़हारा है। उसके पिता की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वह अपने पिता के बदले फूल माला देने आया है। पहली नजर में राधिका को विशाल पसंद आ जाता है और वह उससे छुप कर देखती है। पर जैसे ही विशाल उसकी तरफ देखता है, वो अपनी नजरें छुपा लेती है और कमरे में जाकर पर्दे के पीछे से छुप छुप कर विशाल को देखती है। तो वहीं विशाल भी महल के बाहर खड़ा होकर रानी को देखता है। पर तभी वहां दरबारी आता और विशाल से कहता है, भाई तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। हाँ, बस मैं जा ही रहा था। इस तरह विशाल और राजकुमारी राधिका एक दूसरे को छुप छुप कर देखते हैं और कुछ देर बाद विशाल वहां से चला जाता है। पर उसके दिमाग से रानी का चेहरा नहीं जाता और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन, पिताश्री, हमें सैर पर जाना है, आप हमारे लिए बाहर जाने का इंतजाम करवा दीजिए। पुत्री, शाम होने को है और इस समय तुम्हें बाहर जाना है, तुम फिर कभी चली जाना। पिताश्री, हर चीज के लिए हमें आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है और हमारे साथ हमारी दासी और कुछ सैनिक जा तो रहे हैं, फिर भी आप इतने चिंतित हो रहे हैं। जाने दीजिए, हमारी पुत्री को वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, वह राजमहल से बाहर नहीं गई। महारानी रुक्मणी के कहने पर वीरेंद्र अपनी पुत्री को बाहर जाने की आज्ञा दे देते हैं। जिसके बाद राधिका अपनी दासी के साथ जंगल जाती है और एक झरने के पास बैठकर अपनी दासियों के साथ झरने के पानी से खेल रही होती है। वहीं थोड़ी ही दूर पर विशाल लकड़ियां काट रहा था। राजकुमारी राधिका इस जंगल में? पर मुझे राजकुमार के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमारी और कहाँ मैं एक गरीब लकड़हारा जो पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाकर रह रहा है। ये तो वही व्यक्ति है जो हमारे राजमहल में था। क्या ये इस जंगल में रहता है? अगर ऐसा है तो अब हम रोज इस जंगल में आएंगे। इस तरह बिना दिल की बात करे राधिका और विशाल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अब इसी तरह हर रोज रानी जंगल में आती है और विशाल से मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी राधिका राजमहल जाकर महाराज और महारानी से बात करती है। पिताजी, हमें किसी शाही राजकुमार से विवाह नहीं करना, हमने अपना राजकुमार ढूंढ लिया है। कौन है वो राजकुमार जिसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया? माताश्री, हमारे शाही महल में जो लड़का फूल देने के लिए आता है, हमें उसी से विवाह करना है। नहीं राजकुमारी, हम तुम्हारा विवाह उस गरीब माली के बेटे से नहीं करवा सकते। तुम नहीं जानती, पर वो अपने परिवार के साथ जंगल में एक पेड़ पर अपना घर बनाकर रह रहा है। उसके घर पेड़ की शाखों पर है, तुम वहां गुजारा नहीं कर पाओगी। माता, पिताश्री को समझाओ, हमें ये शाही महल नहीं पसंद, हमारा दम घुटता है, हमें हमारे हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है। अगर हमारी शादी उस लड़के से नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम उस गरीब लकड़हारा लड़के के लिए हमसे बगावत कर रही हो। ठीक है, तुम्हें उससे शादी करनी है, कर लो, पर भूल जाना अपने शाही महल को और अपने माता पिता को और अपने उस गरीब ससुराल में पेड़ की शाखों पर बने घरों में रहना। महाराज राधिका से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं और उन्हें धक्का मारते हैं। पर तभी वहां विशाल आ जाता है और जब उसे सारा सच पता चलता है तो वह अपने साथ राजकुमारी को अपने घर ले जाता है, जहां विशाल की फैमिली बड़ी ही सिंपल तरीके से विशाल और राजकुमारी की शादी करवाते हैं। और जब राजकुमारी राधिका अपने ससुराल आती हैं तो वो देखती हैं कि एक पेड़ के बाहर लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं और पेड़ की हर शाखा पर अलग अलग कमरे बने हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पेड़ की शाखाओं पर इतना सुंदर घर है। ये तो हमारे राजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। भाभी, शाखाओं पर बना हमारा घर बाहर से जितना सुंदर है उससे अधिक सुंदर अंदर से है। चलिए, हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। उसके बाद हम आपको हर शाख पर बने घर में ले चलेंगे और अपनी रसोई भी दिखाएंगे। बहू, तुम थक गई होगी, चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो और संभाल कर चलना, ये सीढ़ियां थोड़ी हिलती हैं। पेड़ की शाखाओं पर अपना घर देखकर राधिका बहुत खुश होती है और अपने कमरे में जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों सास बहू रसोई में एक साथ बैठकर चाय बनाती हैं। हमने कितनी स्वादिष्ट चाय बनाई है, इसमें से सुगंध कितनी अच्छी आ रही है।
माँ जी, हमें और भी पकवान बनाने सीखने हैं, आप हमें सिखाएंगी ना? हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं, पर हमें कभी कभी बहुत दुख होता है। आप महलों की राजकुमारी, हम गरीब परिवार के साथ इस पेड़ की शाखाओं पर रह रही हैं। कभी आपको पेड़ की इस शाखा के कमरे में आना पड़ता है तो कभी आपको सामने वाले पेड़ की शाखा पर बने रसोई में जाना पड़ता है। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, हमें अपने शाही महल से ज्यादा पसंद है अपना ये ससुराल। वैसे आप लोगों के पास इतना अच्छा विचार कहाँ से आया और कैसे आप लोगों ने पेड़ की शाखाओं पर घर बनाया? भाभी, हम गरीबों के पास घर नहीं था और गांव वालों ने भी नीची जाति होने की वजह से हमें गांव से निकाल दिया। जिसके बाद हम इस जंगल में आए। भैया लकड़हारा हैं तो उन्होंने इन लकड़ियों को काट कर पेड़ की शाखाओं पर एक कमरा बनाया। उसके बाद इस तरह उन्होंने यहाँ की सभी शाखों पर कमरा, रसोई, बाथरूम बनाकर पूरा घर बना डाला। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जंगल में हमें जंगली जानवरों से खतरा ना हो। माँ, मैं आ गया लकड़ियाँ लेकर। पिताजी कहाँ हैं? भैया आ गए। तो एक बार अब भाभी के हाथों की चाय भी पी के देखो, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है। विशाल, हमने देखा है जहाँ तुम लकड़ियाँ काटने जाते हो वहाँ बहुत सी औरतें अपने पति के लिए खाना बनाकर ले जाती हैं। हम भी कल तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाएंगे। राधिका, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम महलों की रानी हो और हमारे साथ। पर अब हम इस घर की बहू हैं और हमें अच्छा लगता है ये सब करना। हम अपनी जिंदगी में हमेशा से चाहते थे कि खुलकर सांस लें और आज हम अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। अपने गरीब ससुराल में जाकर राजकुमारी राधिका बहुत खुश थी। अब वह अपने पेड़ की शाखाओं पर बने घरों में बहुत आराम से रहती हैं और घर के सारे तौर तरीके भी सीख जाती हैं। ऐसे एक दिन राधिका पेड़ की शाखा पर बनी रसोई में अपने पति के लिए खाना बनाती हैं और जब विशाल लकड़ी काट रहा होता है तो अपने हाथों से खाना लेकर उसके पास जाती हैं और दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। अगर आज हम शाही महल में होते तो हमें ये खुशी ना मिलती। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तुम राजकुमारी होकर भी कितनी अच्छी हो। जहाँ एक तरफ राजकुमारी राधिका अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी तो वहीं महारानी रुक्मणी और महाराज वीरेंद्र राधिका को लेकर काफी चिंतित थे। हमारी बेटी को हमसे दूर हुए 6 महीने से ऊपर हो गई। पता नहीं कैसे हमारी बेटी उस गरीब परिवार के साथ पेड़ की शाखाओं पर बने घरों में रह रही होगी। हमें एक बार चलकर हमारी बेटी को देख लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। जैसी भी है राधिका हमारी पुत्री है। अगर वह दुखी होगी तो हम मदद करेंगे और उसके ससुराल समेत सभी को शाही महल में ले आएंगे। अपनी पुत्री की चिंता महारानी रुक्मणी और महाराज वीरेंद्र को अपनी बेटी के ससुराल ले जाती है, जहां वह पेड़ की शाखों पर बने घर देखकर बड़ी हैरान होती हैं। परंतु वो देखती हैं कि उसकी बेटी गरीबों वाले कपड़े पहनकर सर पर लकड़ियां लिए जंगल से अपने पति के साथ हंसते हुए आ रही है। हमारी पुत्री, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? इसीलिए हम कह रहे थे कि गरीब से शादी मत करो, पर अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम वापस शाही महल चल सकती हो। पुत्री, मैं जानता हूँ तुम अपने इस गरीब ससुराल में बहुत दुखी हो। बार बार पेड़ की शाखों पर बने इन घरों में तुम्हें ऊपर नीचे करना पड़ता है। तुम्हारे हाथों में छाले आ गए होंगे। हम अपनी बेटी को और दुख में नहीं देख सकते। अगर तुम अकेली नहीं जा सकती तो हम तुम्हारे ससुराल वालों को भी अपने साथ ले चलेंगे। पर पिताश्री, हम यहाँ महल से ज्यादा खुश हैं। हमें कहीं नहीं जाना और ये घर हमारे शाही महल से भी ज्यादा सुंदर है। देखिए ना, हमारे पति ने अपने हाथों से पेड़ की शाखाओं पर घर बनाया है। ये सामने वाला कमरा हमारा है जो कि अंदर से बेहद सुंदर है। यहाँ हम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए और वापस चले जाइए। महाराज, हमें लगता है हमारी बेटी सच में यहाँ बहुत खुश है। इसके चेहरे की खुशी देखिए। और ये घर शायद हमारी बेटी ऐसी ही आजादी चाहती थी। ठीक है पुत्री, तुम यहाँ अपने ससुराल में रहो, पर जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो शाही महल जरूर आना। तुम्हारे लिए शाही महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक एक करके सब लोग आरती ले लीजिए। अरे पंडित जी, इस बार माता रानी की कृपा से मेरा काम काफी अच्छा चला है, इसलिए मैंने माता रानी के लिए सोने के आभूषण बनवाए हैं। ये लीजिए आभूषण, इन्हें माता रानी को पहना दीजिए। परसों माता रानी का अभिषेक किया जाएगा तो उस समय हम इन्हें ये पहना देंगे। आप ये यहाँ माता रानी के चरणों में रख दीजिए।
मनमोहन गांव का पंडित था जो अपने जॉइंट फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मनमोहन के परिवार की पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। गांव का सेठ मनमोहन को माता रानी के लिए बनाए हुए सोने के जेवर देता है, जिन्हें मनमोहन माता रानी के चरणों में रख देता है, जिसका फायदा उठाकर रात में 2 चोर आते हैं और मंदिर से आभूषण चुरा लेते हैं। माता रानी के आभूषण चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी अगर तलाशी करने पर हम पकड़े गए तो। अरे एक काम करते हैं, थोड़े से आभूषण ले जाकर उस पंडित के घर में रख देते हैं, बाकी के आभूषण हम कहीं छुपा देंगे, जिससे गांव वालों को लगेगा कि मंदिर के पंडित ने ही आभूषण की चोरी की है। दोनों चोर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब माता रानी के आभूषण चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैलती है तो सभी गांव वाले मिलकर हर किसी के घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी में पंडित के घर में ही माता रानी के थोड़े से आभूषण मिलते हैं। पंडित होकर मंदिर में चोरी करते हुए तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं आई? अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। मैं इतने सालों से इस मंदिर का पंडित हूँ, आप लोग मुझ पर जरा तो विश्वास करिए। हमारे ससुर जी ने चोरी नहीं की है, जरूर ये किसी और का काम है। अरे बहुत हो गया ऐसे पाखंडी और चोर परिवार, हमारे गांव में नहीं रह सकते, निकल जाओ हमारे गांव से। पूरे गांव वाले मिलकर मनमोहन और उसके परिवार को उनके ही घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार अपने थोड़े बहुत बचे हुए सामान के साथ इधर उधर भटकने लगता है। तुम लोगों को मेरे पर विश्वास है ना? मैंने सच में चोरी नहीं की है। हम लोगों को आप पर पूरा विश्वास है, आपने चोरी नहीं की है। पूरा परिवार अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करता है और रास्ता तय करते करते वो लोग एक बड़ी सी खाई पर बने पुल के पास पहुंच जाते हैं। यही पुल उन्हें दूसरे गांव में ले जाने वाला था, लेकिन वो सभी देखते हैं कि वो पुल बीच में से टूटा हुआ है। ये पुल तो बीच में से टूटा हुआ है, अब हम लोग दूसरे गांव में कैसे जाएंगे? उस गांव में जाने के लिए इस पुल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ समय पहले जो भयंकर तूफान आया था ना, शायद उसी में ये पुल टूटा है। अब हम लोग कैसे यहाँ से निकले? सारा परिवार मायूस होकर उस पुल के पास बैठ जाता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास जितने भी बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हैं, उनसे छोटे छोटे पत्थर नीचे गिर रहे हैं। ये क्या? ये पत्थर कैसे गिर रहे हैं? भाभी, इन चट्टानों के उस पार चट्टानों को तोड़ने का काम किया जाता है, इसलिए ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ गिर रहे हैं। हम तो इस जगह भी सुरक्षित नहीं है, अब क्या करें? पूरे परिवार के लिए वही बात थी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। सब लोग बार बार उन छोटे छोटे पत्थरों से बच रहे थे, लेकिन कब तक वो उन छोटे पत्थरों से बचते? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ जाएं कि तभी पारुल की नजर सामने बने आधे टूटे हुए पुल पर जाती है, जहां चट्टानों से एक भी पत्थर नहीं गिर रहा था। हम सभी लोगों को जल्दी से उस पुल पर जाना होगा, वहां पर बिल्कुल भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर नहीं गिर रहे हैं। पारुल बिल्कुल ठीक कह रही है, चलिए सब जल्दी करिए। पूरा परिवार जैसे ही उस पुल पर अपना कदम रखता है तो पुल हल्का हल्का हिलने लगता है। राम 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 राम। सभी लोग डरते डरते उस पुल पर जाते हैं। पूरी जॉइंट फैमिली के पास अब उस पुल पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और अब सब एक छोटा सा तंबू लगाकर उस पुल पर रहने लगते हैं। मैंने पता किया है, यहाँ पर जो चट्टान है उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूरों की कमी है, तो हम दोनों तीनों भाई चट्टानों को तोड़ने का काम करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उससे घर का गुजारा चलाएंगे। जल्द से जल्द हमें उस पुल के ऊपर बनाए हुए घर से निकलना होगा, ज्यादा दिनों तक इस पुल पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तीनों भाई मिलकर चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं और जो भी उनसे पैसे मिलते हैं उनसे घर का गुजारा चलाते हैं। क्या खाई के ऊपर बने पुल पर यह पूरा परिवार ज्यादा दिनों तक रह पाएगा? और अगर रह भी पाया तो इन्हें अब क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बड़ी जोरों की नींद आ रही है। कल रात को बार बार पुल हिलने की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाया। एक काम करता हूँ, थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। मनमोहन अपना चश्मा उतार के नीचे रखता है और बिस्तर लगाकर सो जाता है। तभी मनमोहन का 6 साल का पोता राजू अपने दादाजी के चश्मे को लेता है और बाहर पुल के पास जाकर उससे खेलने लगता है। तभी गलती से राजू के हाथ से मनमोहन का चश्मा छूटकर नीचे खाई में गिर जाता है। अरे ये क्या, दादाजी का चश्मा तो नीचे गिर गया, अब मैं इसे वापस कैसे लाऊंगा? राजू ये बात अपनी माँ पारुल को बताता है, जिसे सुन पारुल राजू पर काफी गुस्सा करती है। कितनी बार मना किया है तुमसे, दादाजी की चीजों से मत खेला करो। तुम जानते तो हो कि हम लोग किसी जमीन पर नहीं बल्कि पुल पर रहते हैं। यहाँ से अगर कोई चीज गिरेगी तो उसे कैसे वापस लाएंगे?
अरे इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? गलती तो हमारी इस किस्मत की है। पुल पर रहने की वजह से हल्की हल्की हवाओं से भी वो पुल काफी हिलता था, जिसके चलते पूरे परिवार को हमेशा यही डर रहता था कि कब वो खाई में गिर जाएंगे। ऐसे ही एक दिन तारा पुल पर बने हुए अपने तंबू वाले घर पर खाना बनाकर रखती है कि तभी एक बड़ी सी चील आती है और तारा के बनाए हुए खाने को खाकर झूठा कर देती है, जिसे देख तारा, एक तो वैसे ही यहाँ पर राशन की कमी है और ऊपर से इस चील ने कितना खाना बर्बाद कर दिया। आखिरकार कब तक हमें इस पुल पर बने हुए अपने ससुराल में गुजारा करना होगा। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के उस पुल पर बने हुए घर में बिल्कुल किसी चींटियों के झुंड की तरह एडजस्ट करते हुए रह रही थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये क्या हो गया? ले देकर एक सूट बचा था मेरे पास, वो भी हवा से उड़कर इस खाई में गिर गया। अब मैं ये सूट वापस कैसे लेकर आऊंगी? ये तो कुछ भी नहीं, परसों तो मेरी दोनों साड़ियां ही इस खाई में गिर गईं। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इस पुल पर रहना। कभी कभी तो लगता है कि सामानों के साथ साथ किसी दिन हम भी इस पुल से गिरकर मर ना जाएं। ऐसे ही समय गुजरता है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। वहीं राजू पुल पर बैठकर अपनी बॉल से खेल रहा होता है कि तभी राजू की बॉल पुल पर आगे जाने लगती है। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, कहीं मेरी बॉल इस खाई में गिर ना जाए। राजू उससे बॉल को बचाने के चक्कर में खुद उस पुल से लटक जाता है। माँ, बाबा, बचाओ मुझे, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ। माँ, बाबा, कहाँ हो आप? मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, कोई तो बचाओ। राजू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और सभी लोग भागे भागे बाहर आते हैं। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कहीं वो गिर ना जाए। संभालो अपने आप को, राजू को कुछ नहीं होगा। घर के सभी आदमी लोग मिलकर राजू का हाथ पकड़ते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। मेरे बच्चे, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तूने समय से पुल को पकड़ लिया। अगर तू नीचे गिर जाता तो मेरा क्या होता? पारुल बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिरकार कब तक हमें इस पुल के ऊपर बने हुए घर में रहना होगा? ऐसे तो एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे। पूरे परिवार के पास उस पुल पर रहने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। सभी लोग डर डर के उस पुल पर रह रहे थे और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज सरकार की तरफ से 2 आदमी उस पुल के पास आते हैं और पुल पर बने हुए घर और उसमें रह रहे लोगों को देख उनके पास जाते हैं। आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। सरकार ने इस टूटे हुए पुल को बनाने का काम हम लोगों को दिया है। लेकिन अगर हम ये जगह खाली कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास और कोई दूसरी जगह नहीं है। जब तक दूसरा पुल नहीं बन जाता तब तक तो आप लोगों को कहीं और रहना होगा। हम कल से ही इस पुल को बनाने का काम शुरू करेंगे, इसलिए आप कल सुबह तक इस जगह को खाली कर दीजिएगा। पूरा परिवार मिलकर फिर से अपना बचा कुचा सामान लेता है और उन चट्टानों के पास रहने लगता है। लगभग 1 हफ्ते तक उस पुल का काम चलता रहता है। उस 1 हफ्ते में पूरा परिवार बड़ी मुश्किलों से छोटे छोटे पत्थरों से बचकर अपने दिन गुजारने लगता है। 1 हफ्ते बाद आखिरकार वो पूरा पुल बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार ये पुल बनकर तैयार हो ही गया माँ जी, पिताजी। अब हम लोग इस पुल को पार करके दूसरे गांव में जा सकते हैं और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सभी लोग आखिरकार उस पुल को पार करते हैं और दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे रोजगार के काम मिलते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रोजगार के काम को जारी रखते हुए काफी सारे पैसे कमाते हैं और जल्दी किराए का घर छोड़कर सभी अपने लिए एक नया घर बनाते हैं, जिसमें पूरी जॉइंट फैमिली अब बिना किसी परेशानी की हंसी खुशी रहती है।